जैसा किसी के साथ करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। सुनो, कल मम्मी पापा आ रहे हैं, 10 दिन रुकेंगे, एडजस्ट कर लेना। अजय ने कविता को कहा। कोई बात नहीं, आने दीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अगली सुबह कविता ने अजय की तरफ चाय का कप दिया। अजय ने कहा, अरे तुम आज इतनी जल्दी नहा ली? हाँ, तुमने रात को बताया तो था कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, तो सोचा घर को कुछ व्यवस्थित कर लूं। कविता ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। वैसे किस वक्त तक आ जाएंगे वे लोग? दोपहर वाली गाड़ी से पहुंचेंगे, 4 तो बज ही जाएंगे। अजय ने चाय का कप खत्म करते हुए जवाब दिया। कविता रसोई की तरफ चली गई। अजय भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। नाश्ता करने के बाद अजय ने कविता से पूछा, तुम तैयार नहीं हुई? क्या बात है, आज स्कूल की छुट्टी है क्या? नहीं, आज तुम निकलो, मैं ऑटो से पहुंच जाऊंगी, थोड़ा लेट निकलूंगी। कविता ने लंच बॉक्स थमाते हुए अजय को कहा। बाय बाय कहकर अजय बाइक से ऑफिस के लिए निकल गया और कविता घर के काम में लग गई। कविता के सास ससुर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारे कहने पर वहां चल तो रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहू से जिस तरह खटपट हुई थी, मेरा तो मन ही भर गया था। ना जाने ये 10 दिन कैसे गुजरने वाले हैं। कविता की सास ने कहा। अजय भूल भी जाइए उन बातों को, बच्ची है। कुछ हमारी भी तो गलती थी, हम भी तो उससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे थे। अब उन बातों को साल भर बीत गया है, क्या पता कुछ बदलाव आ गया हो। इंसान हर पल कुछ नया सीखता है, क्या पता कौन सी ठोकर किसी को क्या सिखा दे। अजय की माँ ये कहकर चुप हो गई और याद करने लगी। 2 भाइयों में अजय बड़ा था और विवेक छोटा था। अजय गांव से 10वीं करके शहर आ गया आगे पढ़ने, और विवेक पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए गांव में ही पिताजी की खेतीबाड़ी में हाथ बटाने लगा। अजय बीटेक करके शहर में ही 20,000 की नौकरी करने लगा। कविता से कोचिंग सेंटर में ही अजय की जान पहचान हुई थी। ये बात अजय ने कविता की शादी के कुछ दिन पहले ही बताई थी। अजय के पिताजी कितने दिन तक नहीं माने थे इस रिश्ते के लिए। वो तो मैंने ही समझा बुझाकर रिश्ते के लिए मनाया था। 2 साल होने को आए उस दिन को भी। शादी करके दोनों शहर में ही रहने लगे। कविता भी प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करने लगी। पिछली बार गांव से आए थे तो मन में बड़ी उमंग थी, पर 7-8 दिन में ही बहू के तेवर और बेटे की बेबसी के चलते गाँव की तरफ वापस हो लिए हैं। कई बार अजय को फ़ोन करके बोला भी कि बेटा गांव आ जा, पर वह हर बार कह देता, माँ छुट्टी ही नहीं मिलती, कैसे आऊँ। लेकिन मैं ठहरी एक माँ, आखिर माँ का तो मन करता है ना अपने बच्चे से मिलने का। बहू चाहे कैसा भी बर्ताव करे, काट लेंगे किसी तरह ये 10 दिन, पर अपने बेटे को जी भर के देख लेंगे। भगवान उठ जाओ, स्टेशन आ गया, उतरना नहीं है क्या? अजय के पिताजी की आवाज़ अजय की माँ को यादों की दुनिया से वापस खींच लाई। सामान उठाकर दोनों स्टेशन से बाहर आ गए और ऑटो में बैठकर अजय के घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचे तो बहू घर पर ही थी। जाते ही कविता ने दोनों के पैर छुए। हम दोनों को डाइनिंग रूम में बिठाकर हम दोनों के लिए ठंडा ठंडा शरबत लाई। हम लोगों ने जैसे ही शरबत खत्म किया, कविता बहू ने कहा, पिताजी आप सफ़र से थक गए होंगे, नहा लीजिए, सफ़र की थकान उतर जाएगी, फिर मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। कविता के ससुर नहाने चले गए। कविता रसोई में खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में अजय भी आ गया। फिर बैठकर सबने थोड़ी देर बातें की और फिर सबने खाना खाया। अजय और कविता सोने चले गए और फिर हम भी सो गए। सुबह 5 बजे पिताजी उठे तो देखा कविता उठ चुकी थी। पिताजी के उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी। कविता ने पहले से ही पिताजी के लिए पानी गर्म कर रखा था। नहा धोकर पिताजी को मंदिर जाने की आदत थी। कविता ने उनको जल से भरकर लोटा दे दिया। नाश्ता भी पिताजी की पसंद का तैयार था। सबको नाश्ता करवाकर कविता अजय के साथ चली गई। पिताजी ने भी चैन की सांस ली। चलो अब 4-5 घंटे तो सुकून से निकलेंगे। दिन के खाने की तैयारी कविता कर गई थी, सो मैंने 4-5 रोटियां हम दोनों के लिए बनाकर खा ली। स्कूल से आते ही कविता फिर से रसोई में घुस गई और हम दोनों के लिए चाय बनाकर ले आई। शाम को हम दोनों को लेकर कविता बहू पास के पार्क में गई। वहाँ उसने हमारा परिचय वहाँ बैठे बुजुर्गों से करवाया। वह अपनी सहेलियों से बातें करने लगी और हम अपने नए परिचितों से परिचय में व्यस्त हो गए। शाम के 7 बज चुके थे। हम घर वापस आ गए। अजय भी थोड़ी देर में घर आ गया
आपस में खूब सारी बातें हुई। कविता भी हमारी बातों से खूब दिलचस्पी ले रही थी। थोड़ी देर बाद सब सोने चले गए। अगले दिन संडे था। कविता, अजय और हम दोनों चिड़ियाघर देखने गए। हमारे लिए ताज्जुब की बात ये थी कि प्रोग्राम कविता बहू ने बनाया था। कविता ने खूब अच्छे से चिड़ियाघर दिखाया और शाम को इंडिया गेट की सैर भी करवाई। खाना पीना भी हम सब ने बाहर ही किया था। फिर हम सब घर आ गए और सो गए। इस खुश मिजाज रूटीन के से पता ही नहीं चला वक्त कब पंख लगाकर उड़ गया। कहाँ तो हम सोच रहे थे कि 10 दिन कैसे गुजरेंगे और कहाँ 15 दिन भी गुजर चुके थे। आखिर कल जब छोटे बेटे विवेक का फ़ोन आया कि फसल तैयार हो गई है और काटने के लिए तैयार है, तो हमें अगले ही दिन गांव वापसी का प्रोग्राम बनाना पड़ा। रात का खाना खाने के बाद हम कमरे में सोने चले गए तो कविता बहू हमारे कमरे में आ गई। कविता की आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है कविता बहू, रो क्यों रही हो? तो कविता ने पूछा, पिताजी, माँ जी, पहले आप लोग एक बात बताइए, पिछले 15 दिनों में कभी आपको ये महसूस हुआ कि आप अपनी बहू के पास हैं या बेटी के पास? नहीं बेटा, सच कहूँ तो तुमने हमारा मन जीत लिया। हमें किसी भी पल ये नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास रह रहे हैं। तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आया कैसे? माँ जी, पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरे मायके की हालत बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इन छुट्टियों में जब मैं वहाँ रहने गई तो मैंने अपने माता पिता को एक एक चीज़ के लिए तरसते देखा। बात बात पर भाभी के हाथों तिरस्कार होते देखा। मेरा भाई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहाँ उनके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उस वक्त मुझे अपनी करनी याद आ रही थी कि किस तरह का सलूक मैंने आप दोनों के साथ किया था। किसी ने ये बात सच ही कही है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं अपने माँ बाप का भविष्य तो नहीं बदल सकती, लेकिन खुद को बदलकर ये उम्मीद तो अपने आप में जगा सकती हूँ कि कभी मेरी भाभी में भी बदलाव आएगा और मेरे माँ बाप भी सुखी होंगे। बहू की बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने कविता को ज़ोर से गले लगा लिया। हाँ बेटा, अवश्य एक दिन अवश्य ऐसा होगा। ठोकर सबको लगती है, लेकिन संभलता कोई कोई ही है। हम दुआ करेंगे कि तुम्हारी भाभी भी संभल जाए। कविता अभी भी रोए जा रही थी। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो शायद उसकी पिछली गलतियों का एहसास करा रहे थे। रो मत मेरी बच्ची, जो हुआ सो हुआ। भूल जा, हम सब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, मिलजुल कर प्यार से रहेंगे।